वेलकम टू स्टैटिस्टिक्सपीडिया। नाउ आज का जो वीडियो है मिनट रिवीजन होता है, तो इट इज ऑल द क्वेश्चंस जो आपका इंटायर सिलेबस को कवर कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स सिलेबस को। सो लास्ट तक देखिएगा एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ रिविजन पॉइंट्स भी बताऊंगी। लेट्स बिगिन विद इट। वेदर द क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टैब्यूलेशन, क्लासिफाई करते हैं या पहले टैब्यूलेट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव द सर्टेन स्टेप्स। जब आप डेटा को समराइज करते हैं या एनालाइज करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसमें क्लासिफिकेशन पहले आता है कि टैब्यूलेशन पहले आता है। सो सबसे पहले हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं कुछ ग्रुप्स और क्लासेस के अंदर, और उसके बाद फिर हम उसको रोज एंड कॉलम्स में टैब्यूलेट करते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डन एंड देन टैब्यूलेशन इज डन। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि आपको ये लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन फॉलोज टैब्यूलेशन, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। टैब्यूलेशन फॉलोज क्लासिफिकेशन और दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद कौन फॉलो करता है? टैब्यूलेशन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। देखिए, the data collected from the newspaper is an example for, so we have two types of data, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। तो जो डेटा आप ओरिजिनली सर्वे कंडक्ट करके कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है, और जो डेटा आपको ऑलरेडी अवेलेबल है और उस अवेलेबल डेटा को आप यूज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। जैसे बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, जर्नल्स है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स है। यहाँ से अगर आप कोई डेटा को ले रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा में आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल डेटा है दैट इज प्राइमरी डेटा, और डेटा विच इज रेडिली अवेलेबल टू यू दैट इज सेकेंडरी डेटा। तो न्यूज़पेपर या बुक्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, बुक्स, एनी ऑफिशियल रिपोर्ट्स, दैट कम्स अंडर द हेड ऑफ द सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट देखिए, मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम। तो मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन होता है आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी मेजर। ये मेजर, मीन, मीडियन, मोड कुछ भी हो सकता है। सो मीन डेविएशन जो है, क्योंकि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट डेविएशंस कंसिडर कर रहे हैं, तो ये डेविएशंस लीस्ट कब होते हैं? जब आप किस में से लेते हैं? मीडियन से इसका डेविएशन लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट इज मिनिमम व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम मीडियन। दिस इज द आंसर। और ध्यान रखिएगा, मीन डेविएशन एक फ्लेक्सिबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप मीन, मीडियन, मोड तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई। नेक्स्ट देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज नोन एज व्हाट। तो अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आप लास्ट तक क्वेश्चंस देखिए। ऑफ द फॉलोइंग इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पर्जन। स्कैटर डायग्राम, तो देखिए स्कैटर डायग्राम तो आपके कोरिलेशन के लिए आता है। ओजाइव्स जो है वो आपको मीडियन देता है, लेस देन और मोर देन ओजाइव जब इंटरसेक्ट करता है। लोरेंज कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्पर्जन का, और फ्री हैंड कर्व जो है वो ट्रेंड, जो टाइम सीरीज में ट्रेंड होता है उसको हम बाय इंस्पेक्शन फ्री हैंड कर्व की हेल्प से देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पर्जन किसको का कौन सा मेथड है? वी हैव एन लोरेंज कर्व। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट इज व्हाट। Now what is first order central moment? First order central moment mu1। तो ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट कि mu0 जो है वो हमेशा 1 होता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो 1 होता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट है वो आपका 0 होता है। तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। कर्व इट इज लेस पीक्ड और फ्लैट देन द नॉर्मल कर्व। तो कर्टोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ये आपका नॉर्मल कर्व है। नॉर्मल कर्व हमेशा सिमेट्रिकल होता है। ये आपका पीक्ड कर्व है और इससे एक फ्लैट कर्व होता है। तो जो पीक्ड कर्व है उसको अपन बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। जो नॉर्मल कर्व है दैट इज नोन एज अ मीजोकर्टिक, और जो फ्लैट कर्व है दैट इज नोन एज अ प्लैटीकर्टिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा कर्व बताइए जो पीक्ड और फ्लैट होगा देन द नॉर्मल कर्व, तो वो होता है आपका प्लैटीकर्टिक कर्व। एंड ऑलवेज रिमेम्बर जो मीजोकर्टिक है वो नॉर्मल कर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन एंड वेरिएंस इन द सीरीज ए एंड बी आर दिस।
विच सीरीज इज मोर स्टेबल। तो अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो स्टेबिलिटी पे है, होमोजेनिटी पे है, कंसिस्टेंसी पे है या वेरिएबिलिटी पे है, अगर आपको ये चारों चीजें कंपेयर करनी होती है तो उसके लिए हमें निकालना होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, ऐसे आपको दोनों सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीरीज की जो कंसिस्टेंसी है या जो स्टेबिलिटी है, जो वेरिएबिलिटी है, वो कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम ए सीरीज की बात करते हैं तो मीन आपको दिया हुआ है 25 एंड वेरिएंस आपको दिया हुआ है, आपको 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिग्मा अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वेरिएंस है, ये सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 25 इंटू 100 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आप बी कोएफिशिएंट के लिए निकालेंगे तो सिग्मा जो है वो आपका 8 हो जाएगा एंड दिस इज योर 120 इंटू वी हैव 100। तो वंस यू विल कैलकुलेट दिस, तो 12 आ रहा है और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 6.6 आएगा। तो किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, ऑब्वियसली बी का कम है। तो जिस सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होता है वो ज्यादा स्टेबल होगी या ज्यादा कंसिस्टेंट होगी या उसकी वेरिएबिलिटी कम होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, दैट इज बी। स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी, ये सारी चीजें एक को ही रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए आपको CV निकालना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx be the CDF then for which value of fx will be 3/4, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड नन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो CDF गिवन है 3/4। सो स्टूडेंट्स CDF मतलब क्या होता है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ योर CDF दैट इज इक्वल्स टू 3/4। तो अब यहाँ पे अगर हम एक क्वार्टाइल्स की बात करते हैं दैट इज Q1, Q2 एंड दिस इज योर Q3। Let me tell you like this way. This is Q1, Q2 and this is Q3. 25% कवर कर रहे हैं। अब आपको वो एरिया देखना है X का जो कितना एरिया कवर कर रहा है, 75%। तो ये वाला एरिया ऐसा है दैट इज X लेस देन इक्वल्स टू X। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 75%। तो ये एरिया, ये X क्या है आपका, दिस इज थर्ड क्वार्टाइल, है ना, अपर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल या लास्ट क्वार्टाइल। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। सपोज अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता 1/4, है ना, तो 1/4 में कौन सा वाला एरिया आता, ये वाला आता, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता, Q1 हो जाता, फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाता। नेक्स्ट देखिए, इन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुज डेंसिटी फंक्शन इज दिस, रेंज दिया हुआ है 0 to 2, आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो डेफिनेशन क्या है कि आप पीडीएफ की डेफिनेशन, fx क्या गिवन है आपको, पीडीएफ गिवन है। पीडीएफ की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल एरिया किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में आपका जो रेंज गिवन है वो 0 to 2 है, तो आपको डेंसिटी फंक्शन A की वैल्यू हो जाएगी 3/4। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। MGF ऑफ Y बी दिस, और आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो E की टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, MGF की डेफिनेशन लगानी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता है, वो होती है एक्सपेक्टेशन E टू द पावर ऑफ TY। ठीक है, अब यहाँ पे Y आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, y आपको गिवन है a प्लस bx, तो आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन हो गया, अब हम इसको ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड आई एम अप्लाइंग द पावर रूल ओवर हियर। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। जिस पार्ट में x नहीं है वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, इनटू एक्सपेक्टेशन
e to the power btx। अब आप देख रहे हैं कि जो आपके आंसर्स हैं वो इस तरह से फॉर्म में है, mx के फॉर्म में। तो e की पावर 80 रहेगा mx और ये आपके पास हो गया bt। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी e80 mx into bt। तो if n dice are tossed and x denotes the sum of the points on the dice, then the expected number of xp। अभी ये जो है वो एक जनरल फॉर्मूला है, अगर आपने इसको याद रख लिया तो आपको सारे क्वेश्चंस अभी मैं बताऊंगी कैसे फ्रेम हो जाएंगे। सपोज अगर क्वेश्चन है कि n डाइस आर टॉस्ड और आपको क्या एक्सपेक्टेशन बताना है, सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन द डाइस का, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 7n/2 होता है। सो ये एक्सपेक्टेशन होता है। अब सपोज अगर आपका क्वेश्चन आता है कि 2 डाइस आर टॉस्ड, अगर 2 डाइस टॉस्ड हो रहे हैं और एक्सपेक्टेशन निकालना है सम ऑफ द पॉइंट्स का, तो n की जगह आप 2 पुट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये जनरल फॉर्मूला हमने बता दिया। अब यहाँ पे कितना भी आ सकता है, 1 डाइस आएगा तो 7/2, 2 डाइस आएगा तो 7, 3 आएगा तो 21/2 and so on। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एरर that necessitates the use of Shepard's correction। तो Shepard's correction of moments, हमने ये करेक्शन हम अप्लाई करते हैं मोमेंट्स पे, और जो एरर आती है, जो एरर प्रेजेंट रहती है जिसको हमें एलिमिनेट करना होता है, वो होती है आपकी ग्रुपिंग एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, if h is the width of each class, the Shepard's correction for second order central movement be what। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये करेक्शन हम अप्लाई करते हैं, आपका अगर वेरिएबल कंटिन्यूअस है तब अप्लाई करते हैं क्लास इंटरवल्स। सेकेंडली हम ग्रुपिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। थर्डली अगर आप मोमेंट्स पे कभी भी शेपर्ड्स करेक्शन अप्लाई नहीं हो, शेपर्ड्स करेक्शन सिर्फ इवन ऑर्डर मोमेंट्स μ2 एंड μ4 पे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन है कि अगर आप ये करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर पे μ2 पे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा μ2 - h²/12। Relation between x and y is negative, then the regression coefficient of y on x be what। और आपको यहाँ पे साइन बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो साइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होगा वो ही साइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का भी होगा। तो अगर सपोज आपका r पॉजिटिव है तो ये दोनों भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर r नेगेटिव है तो by(x) कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, रिग्रेशन लाइंस आर गिवन बाय दिस, देन द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y बी व्हाट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपके 2 रिग्रेशन लाइंस गिवन है और आपको मीन वैल्यूज बताना है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जो दोनों रिग्रेशन लाइंस है वो कौन से पॉइंट पे कोइंसाइड करती है, x बार कॉमा y बार पे, साइड एट दैट पॉइंट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसको ऐसे लिखना है, एक लाइन को, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, और सिंपल एलिमिनेशन मेथड से आपको वैल्यूज निकालनी है x बार एंड y बार की। तो नॉर्मल मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जैसे हम तो y बार 2 आ गया, अगर y बार 2 आ गया तो x बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1,2। नेक्स्ट देखिए, इफ by(x) इट इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, देन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस say over x बी व्हाट। कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ओरिजिन, ठीक है, बट दे आर अफेक्टेड बाय द स्केल। तो क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से, मतलब आप किसी भी कांस्टेंट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट में, तो वो वही रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज दिस। तो यहाँ पे आपको r गिवन है -1/4, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट by(x) आपको गिवन है -1/64, और आपको निकालना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ दिस। तो राइट नाउ आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स,
सो जब आप आर स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64, और यहाँ पे जब आप वैल्यू डालेंगे 1/16 सॉरी आर स्क्वायर, और ये आपका है 1/64 इंटू वी हैव बी एक्स वाई, तो 64 जब ये इधर जाएगा तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। बट ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन क्या है कि जो साइन आपका आर का होता है वो ही साइन आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के होते हैं। तो यहाँ नेगेटिव है तो आंसर देखिए दोनों ऑप्शंस है, 4 भी है -4 भी है, तो यही हमें ध्यान रखना है कि आंसर विल बी -4। ठीक है, क्योंकि जो साइन आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होता है वो ही साइन आपके दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस बी व्हाट। तो ये अब हमें याद होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम एंगल बिटवीन क्या होता है दो रिग्रेशन लाइन का, tan इनवर्स इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। सो दिस यू हैव टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज ड्यू टू। तो हमारे पास 3 अप्रोचेस होती हैं प्रोबेबिलिटी, एक आपकी क्लासिकल अप्रोच होती है या मैथमेटिकल अप्रोच, एक आपकी स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है और एक एक्सियोमेट्रिक अप्रोच होती है। तो जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जिसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच भी कहते हैं, ये किसने दिया था, वॉन मिसेस ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, in an experiment if the happening of any one of the outcome avoids the happening of all the other outcomes then the events are exhaustive। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन दे दिया अब आपको। इसका मतलब क्या है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही इवेंट होगा, 2 इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते, पहले एक इवेंट होगा उसके बाद दूसरा इवेंट होगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जो इवेंट हो रहा है उसके आउटकम्स, इक्वली लाइकली मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं भी आ रही है तो आप अपने ऑप्शंस में से देखकर डिस्कार्ड कर सकते हैं, जैसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट देखिए, इफ E1 एंड A2 आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन द वैल्यू फॉर दिस बी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाइए। तो वो क्या होता है, A इंटरसेक्शन B अपॉन A2 बार, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इवेंट्स का नेचर कैसा गिवन है, इंडिपेंडेंट, सॉरी यहाँ A2 बार आएगा। अब इवेंट्स का नेचर इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक थ्योरम है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब आप देख रहे हैं ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, P ऑफ A1। सो आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट देखिए, इफ A एंड B आर द 2 इवेंट्स, S1 है PA प्लस PB, S2 है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट विल अकर, और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे जो है ना, ये A इंटरसेक्शन B होता है, ये हमें पता है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये होता है A इंटरसेक्शन B बार, और ये वाला जो है ये होता है A बार इंटरसेक्शन B। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली एक ही इवेंट होना चाहिए, तो दैट मीन्स हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, A बार इंटरसेक्शन B की और A इंटरसेक्शन B बार की, और यहाँ पे हमें एडिशन रूल लगा दिया। ठीक है, अब फ्रॉम द वेन डायग्राम सपोज आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा सेट जो है, इस पूरे सेट में से आपको क्या माइनस करना होगा, PA में से आपको माइनस करना होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यस, अब आपको ये वाला एरिया निकालना है A बार इंटरसेक्शन B को, तो ये पूरे में से PB में से आपको क्या माइनस करना होगा, ये वाला पार्ट माइनस करना होगा, तभी आपको ये पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये 2 वैल्यूज क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। PB minus twice of P of A intersection P।
एंड स्टूडेंट्स PA प्लस PB क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, S1 गिवन है माइनस ट्वाइस, P ऑफ A इंटरसेक्शन भी क्या गिवन है, S2, तो S1 माइनस 2 ऑफ S2 विल बी द आंसर. इफ X फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन एक्सपेक्टेशन ऑफ X माइनस 2 क्यूब क्या है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे, तो वो क्या होता है, NP होता है. तो जब आप N इंटू P करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 हो गया. तो यहाँ पे आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन X माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ X का होल क्यूब, क्योंकि आपका मीन किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है ना. तो मैं आपको यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज बताऊंगी. 3 होता है NPQ इंटू Q माइनस P, ये μ3 होता है जिसे आप थर्ड सेंट्रल मोमेंट कह रहे हैं. एंड μ3 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन X माइनस मीन की पावर 3, है ना. अब यहाँ पे हमें यही पूछा है क्योंकि आपको पता है मीन यहाँ पे 2 है. तो आइदर आप इसको ऐसे करिए NPQ इंटू Q माइनस P, बट आपको ये याद होना चाहिए. अब अगर P आपका हाफ है तो Q भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. तो हाफ माइनस हाफ विल बी 0. बट सपोज आपको ये वैल्यू याद नहीं आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे. तो एक और वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर P हाफ है और Q भी हाफ है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब सिमेट्रिकल होता है, जब P और Q हाफ होते हैं. सिमेट्रिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं वो 0 होता है. तो μ3 भी कैसा होगा, 0 होगा. तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं. और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आंसर विल बी दिस. 1 इज अ यूनी पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बताना है जिसका एक ही पैरामीटर है. तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्या होता है, 2 पैरामीटर होता है, वो तो बाय पैरामीट्रिक होता है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन का एक पैरामीटर होता है लैम्डा. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके 2 पैरामीटर होते हैं जिसे बाई पैरामीट्रिक कहते हैं. और हाइपरजोमेट्रिक के भी 2 ही पैरामीटर होते हैं. ठीक है, HX आप जो M,N लिखते हैं, है ना, ऐसे. तो इसलिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूनी पैरामीट्रिक. नेक्स्ट देखिए, इफ द वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, तो सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि आपका जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन और वेरिएंस पैरामीटर के इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल, और वो दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 2. तो आपको वैल्यू निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इसकी तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से इन्फिनिटी जाती है पॉइसन की. तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लेस देन 1 कर देंगे. तो लेस देन 1 में कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ और सिर्फ 0 आएगी. और 0 की वैल्यू क्या होती है, e की पावर माइनस लैम्डा. तो आंसर क्या हो गया, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 हो गया, क्योंकि लैम्डा क्या है आपका 2 है. Suppose the time taken to serve the customer over a phone, if the customer care has an exponential distribution with fx is this. तो मीन निकालना है आपको, मीन सर्विंग टाइम. तो अब यहाँ पे हमें सीधा याद होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका ये, x की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी. तो मीन क्या होता है आपका 1/θ होता है. तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/4. इसी का आपको रेसिप्रोकल करना है, तो आंसर क्या आएगा 4. तो आंसर विल बी 4 minutes. Distribution of the test statistic used in median test. तो ये आपका नॉन पैरामीट्रिक वाले चैप्टर से है. तो मीडियन टेस्ट में हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर फिटिंग द स्ट्रेट लाइन द नॉर्मल इक्वेशंस बी. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपकी, y इज इक्वल्स टू a प्लस bx. फिटिंग मतलब क्या होता है, a और b की वैल्यू को निकालना होता है. तो सबसे पहले हम एरर निकालते हैं, ये आपने रिग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. इस एरर का स्क्वायर करते हैं. ठीक है, इस एरर को हमेशा मिनिमाइज करना होता है. तो आप क्या करते हो, इस एरर को एक बार a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और एक बार b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो. तो ये जो इक्वेशंस होती है इनको हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस. ठीक है, इससे a और b की वैल्यू मिलती है. और ऑन डिफरेंशिएटिंग हमारी जो इक्वेशंस आती है वो क्या आती है, समेशन y
एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। तो दीज आर नॉर्मल इक्वेशंस। तो इक्वेशंस कौन सी हुई? तो आप ए और डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये भी नॉर्मल इक्वेशंस है, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपका ये आंसर आ रहा है, तो ये भी नॉर्मल इक्वेशंस है। तो आंसर विल बी बोथ। Students T can be categorized as estimate, estimated, statistic and none. Students T जो है वो बेसिकली एक स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। Students T is symmetrical about T equals to 0 means, अब जैसे ये वर्ड आता है सिमेट्रिकल, तो आपको पता है पहले तो T डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स T, वो किस पॉइंट पे सिमेट्रिकल होता है? ओरिजिन पे सिमेट्रिकल होता है। दूसरी बात, अगर वो सिमेट्रिकल है तो उसके जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं वो वैनिश हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर ये सिमेट्रिकल है तो स्टूडेंट्स टी के ऑड ऑर्डर मोमेंट्स कैसे रहेंगे? हमेशा जीरो रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी ही हमने यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ डैश बीटा बाइनोमियल गामा एंड पॉइसन। तो यहाँ तो बेसिकली जब आप काई स्क्वायर का डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं तो वो आपका एमजीएफ जो आता है, इसे लिखते हो कि काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन गामा है हाफ एन एन बाई टू ए कॉमा लैम्डा, और इसी की हेल्प से हम डेंसिटी फंक्शन निकाल लेते हैं काई स्क्वायर का। अगर स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किसका पर्टिकुलर फॉर्म है, तो किसका पर्टिकुलर फॉर्म है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। एफ एन वन कॉमा एन टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर एन, देन व्हाट? तो यहाँ पे एक रिलेशन है T और F का जो आपको याद होना चाहिए कि अगर F की पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? T स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो आंसर विल बी दिस। वेरिएशन दैट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस बी चांस असाइनेबल बोथ एंड नन। तो अभी हमने SQC वाले चैप्टर में दो कॉजेज ऑफ वेरिएशन पढ़े थे, एक तो आपका चांस होता है और एक आपका असाइनेबल होता है। तो चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन को हम अलाउ करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल होता है, ठीक है, आप इसको एलिमिनेट नहीं करते। लेकिन असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन को हमें एलिमिनेट करना होता है हमारे सिस्टम से, क्योंकि हमारा प्रोसेस कैसा होता है? आउट ऑफ कंट्रोल होता है। इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, डिफेक्टिव रॉ मटेरियल हो सकता है, मशीन में कोई एरर हो सकती है, या आपका स्टाफ ट्रेन नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कॉजेज ऑफ वेरिएशन बताइए जिसको हमें एलिमिनेट करना है, तो वो कॉजेज ऑफ वेरिएशन होते हैं असाइनेबल। अ लाइफ टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 कॉलम्स, 8 कॉलम्स, 9 कॉलम्स एंड 10 कॉलम्स। तो लाइफ टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए? वी मस्ट हैव 8 कॉलम्स इन द लाइफ टेबल। Probability of survival in the age x to age x plus n. Now this is a simple formula जो हमें याद होना चाहिए। सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसे आप px कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, तो उसका फॉर्मूला जो lx plus n upon lx. Now this is the most important question. The population growth is mainly concerned with total number of births, total number of male births, female births and none. तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या मार्क कर देते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है तो वो सिंपल ये मार्क कर आते हैं टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स। नाउ दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स पे जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करता है, अगर आपको मेनली कंसर्न होता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स से। A life table constructed for an age interval 5 to 10 years is known as life table, group life table, average life table and none. तो ध्यान रखिएगा, अभी जो लाइफ टेबल, इस लाइफ टेबल की जो हम बात करते हैं उसका जो एज इंटरवल होता है, जो एज हम लेते हैं वो 1 ईयर का होता है। लेकिन अगर आप एज इंटरवल 5 to 10 ईयर्स का लेते हैं तो उस लाइफ टेबल को एक नाम दे दिया गया है और उसका नाम होता है एवरेज्ड लाइफ टेबल। फॉर अ 2x2 कंटिंजेंसी टेबल, ये आपको टेबल दिया हुआ है, द यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है। यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए। इसकी हेल्प से आप ये फाइंड करते हैं कि आपके एट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, नेगेटिवली एसोसिएटेड है या इंडिपेंडेंट है।
इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब इसका फॉर्मूला याद रखने का सबसे बेस्ट वे है, इसमें आप ऑप्शंस पे मत जाइए बिकॉज ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे, तो एज अ फॉर्मूला ही आप याद रखिए। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है ना, बिल्कुल वैसे याद रखिए। दिस इंटू दिस, मतलब ये क्या हो गया AD, जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, ये इसका न्यूमरेटर होगा। तो ऑप्शन में आप देखिए AD माइनस BC कहाँ पर है, यहाँ पर AD माइनस BC अपॉन, ये सेम चीज आती है और बस ये साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे AC हो गया तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। यहाँ देखिए AD माइनस BC ये सही है और AD प्लस BC, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, डेटा और कंसिस्टेंसी आपको फाइंड करनी है कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये हम क्या करते हैं, कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स लिख दिए, तो आप ये जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ लिखे, A और B। तो ये आपके पास हो गया, ये सम हो गया। फिर आप इसमें से 300 में से 174 को माइनस करिए, तो ये आपके पास हो गया 126 हो गया ये आपका, है ना। अब आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो दिस प्लस दिस 228 दैट इज इक्वल टू 126, तो अल्फा बी विल बी इक्वल्स टू 126 माइनस 228, तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी, माइनस में आएगी। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी का कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर माइनस में आ रही है तो डेटा कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो आंसर विल बी दिस। अगर ये पॉजिटिव होती तो डेटा कैसा होता, कंसिस्टेंट होता, ठीक है। रिलेटेड डिफरेंस इज यूजफुल, फर्स्ट ईयर में वो आपने पढ़ रखा है। ये 4 मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं। तो देखिए न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड कब यूज करते हैं, जब इंटरवल्स इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए तभी यूज किया जाता है, ठीक है। लेग्रांजेस कब यूज करते हैं, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन डिवाइडेड डिफरेंस एक मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपके इंटरवल्स कैसी हैं, अनइक्वली स्पेस्ड हैं। तो यहाँ पे जो यूजफुल होगा जब आपकी इंटरवल्स कैसी होंगी, unequally spaced. So if each and every unit of the population has an equal and independent chance of being included in the sample, तो सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, यूनिट पॉपुलेशन का हर यूनिट का इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या SRS. So answer will be this. Variance of the sample mean in SR is WR and WR है V1 and V2 और K दिया हुआ है और K की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ क्यों ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसका वेरिएंस कम होता है। अब यहाँ पे आपको WOR को के वेरिएंस को V2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और WR के वेरिएंस को V1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको V2 अपॉन V1 निकालना है, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू K, तो जब ये इधर जाएगा तो ये लेस देन 1 हो गया। तो आपको ऑप्शंस देखने की K की क्या वैल्यू होगी, तो K की वैल्यू होगी आपकी ये। तो आपने सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया है WR एंड WR का वेरिएंस। स्ट्रैटिफाइड सैंपल इज रिकमेंडेड व्हेन द स्ट्रैटास आर, तो यहाँ पे अब आपको रिलेशन है, इसको आप स्ट्रैटास में डिवाइड करते हैं, कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो उस डिवाइड करने का एक क्राइटेरिया होता है कि विद इन, तो वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब कि जो आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी चाहिए, और एक दूसरे से ये जो ग्रुप्स हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट मतलब हेटेरोजीनियस होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें ये लर्न होना चाहिए, हम इसमें ऑप्शंस में से सीधे डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे कि स्ट्रैटास का नेचर कैसा होना चाहिए, विद इन तो होमोजीनियस होना चाहिए और अमंग कैसा होना चाहिए, हेटेरोजीनियस होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विद इन होमोजीनियस एंड बिटवीन हेटेरोजीनियस, ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। फॉलोइंग इट इज मस्ट फॉर एनी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के आपके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो जरूरी हैं, जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए। तो देखिए रैंडमाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रीटमेंट्स को रैंडमली एलोकेट करेंगे और ट्रीटमेंट्स को आप रिपीट भी करते हैं एरर को रिड्यूस करने के लिए। रेप्लिकेशन भी होना चाहिए। ब्लॉकिंग जरूरी नहीं है, ब्लॉकिंग मतलब जब आप डिवाइड करते हैं रोज कॉलम्स में, या सिंपली जब आप ब्लॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान है CRD जो है
वो एक सिंपलेस्ट डिजाइन है जिसमें सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन पे। आरबीडी और एलएसडी दोनों में तीनों प्रिंसिपल्स आते हैं क्योंकि इसमें आप ब्लॉकिंग करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब आपको ये मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि ब्लॉकिंग या लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल किस पे एप्लीकेबल है, आरबीडी और एलएसडी पे। किस पे एप्लीकेबल नहीं है लोकल कंट्रोल, सीआरडी पे। तो कौन से प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन। तो ये दोनों जो है रैंडमाइजेशन और रेप्लिकेशन, ये नेसेसरी है, ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में होने जरूरी है। सो आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट देखिए, इन वन वे क्लासिफाइड डेटा एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ एरर वेरिएंस इज व्हाट। तो अभी आपने क्या पढ़ा है कि जब आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं एस ई स्क्वायर का, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा ई स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। तो ये क्या है, ये आपका एमएससी होता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर, और ये हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है किसका, एरर वेरिएंस का। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर इज ऑलवेज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा ई स्क्वायर या एरर वेरिएंस। In 2Q factorial experiment, treatments are repeated in R blocks, then error degree of freedom be what? अब यहाँ से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे अगर 2Q है तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कितने लेवल्स होते हैं, 2 लेवल्स होते हैं। कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए। तो फ्रीडम होता है वो 8R-1 होता है, और जो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 7 into R-1 होता है। ध्यान रखना है, व्हाट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन 7 into R-1, 7R-1 नहीं है, दिस इज रॉन्ग, R-1। नेक्स्ट देखिए, इन एनी एक्सपेरिमेंट द एक्सपेरिमेंटल यूनिट बी एनिमल, प्लॉट ऑफ लैंड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ऑल। तो यस, एक्सपेरिमेंटल यूनिट ये सारे ही होंगे, ऑल विल बी द ऑप्शंस। इंडेक्स नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, साइन एंड गाइड पोस्ट, बोथ एंड नन। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर भी इसको बोलते हैं क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन में काम में आता है और ये आपको टेंडेंसीज बताता है। तो दिस इज राइट। एंड साइन एंड गाइड पोस्ट भी होता है क्योंकि आप फ्यूचर ऑपरेशंस, इसमें से ये आपको सिग्नल देता है और आप फ्यूचर ऑपरेशंस प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इट विल बी बोथ। नेक्स्ट देखिए, द सेल ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑन दिवाली आर एसोसिएटेड विद विच कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दिवाली टाइम में जो सेल होता है वो एक शॉर्ट टर्म वेरिएशन को बता रहा है, क्योंकि ये उसी जैसे दिवाली है या फिर आपका जो नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो जो बुक्स की सेल है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये शॉर्ट टर्म है, तो इन्हें हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस एंड विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। होप स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।